साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2020 और 2021 में यूनिट 9 को पहली बार जोड़ा गया यहाँ पर। तो यूनिट 9 का एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी यूनिट 9 के अन्य जो टॉपिक है उनके बारे में भी हम ऑब्जेक्टिव डेली लेकर के आ रहे हैं। आज हम आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड 10 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे कि एमपीपीएससी 2020-2021 के मेंस में अगर लिखने को आता है तो 3 नंबर में आप उन प्रश्नों को अति लघु के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 11 की ओर। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं एआई की, जिसमें 10 प्रश्नों को हमने करा दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं एआई से रिलेटेड। देखिए, कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता को क्या कहते हैं। सीधा सीधा आपसे इसकी परिभाषा पूछ ली है कि कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लॉजिकल रीजनिंग, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल मेंटलिटी, या फिर ऑप्शन डी है रोबोटिक्स। तो क्या कहते हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा आंसर। सही आंसर इसका बी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो देखिए, अब इसको अगर आपको 3 नंबर में लिखना हो जब मेंस में, तो आप कैसे लिखेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज खुद कैसे बनाएंगे, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो आपके प्रश्नों की तरफ आकर्षित हो, आपके उत्तर की तरफ आकर्षित हो और आपको पूरे नंबर दे। आइए देखते हैं। देखिए, इस तरह से आपको लिखना है, कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा जो मशीनों में मानव की तरह बौद्धिक क्षमता, सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने, ये 4 चीज़ें ही होती हैं। मनुष्य और मशीन में क्या डिफरेंस है, ये 4 चीज़ें मनुष्य में पाई जाती हैं और मशीनों में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए मशीनों को मशीन कहते हैं और मनुष्य को मनुष्य कहते हैं। क्या है वो, सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता मनुष्यों में पाई जाती है। इसी का विकास अगर हम मशीनों में कर दें तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये 4 चीज़ें मनुष्यों में होती हैं, मशीनों में नहीं होती हैं। इन्हीं 4 चीज़ों को जब मशीनों में हम इन्बिल्ड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देखिए, जॉन मैककार्थी ने किस टेस्ट को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया था। जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह कौन कहे जाते हैं, वो जॉन मैककार्थी कहे जाते हैं। तो किस एक टेस्ट को आधार बना करके उनके दिमाग में ये विचार आया था कि क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कार्य किया जाए। ऑप्शन ए है ट्यूरिंग टेस्ट, ऑप्शन बी है इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं, फिर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं डेट सहित। सही आंसर इसका ए, यानी कि ट्यूरिंग टेस्ट जब उन्होंने देखा तो फिर उनके दिमाग में एआई से रिलेटेड विचार आया। अब ट्यूरिंग टेस्ट किसने किया था सबसे पहले, आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, 1950 में एलन ट्यूरिंग ने मशीनों की क्षमता टेस्ट करने के लिए एक ट्यूरिंग टेस्ट किया। ठीक है, जिसको आधार बनाकर 1956 में जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट का वर्णन किया। ठीक है, तो सबसे पहले ट्यूरिंग टेस्ट हुआ 1950 में, जिसको एलन ट्यूरिंग ने किया। फिर उसी को बेस बना करके, उसी को आधार बना करके जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत गहराई की चीज़ है, ये अभी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है ना, बाकी ये तो आपको पता है जॉन मैककार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहते हैं, पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो देखिए, 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत किस देश ने की थी। सबसे पहली योजना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो किसी पर्टिकुलर एक देश के द्वारा चालू की गई थी। तो 5th जनरेशन वो योजना थी। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। ये योजना एआई से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, या फिर ऑप्शन डी है भारत। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर सी, यानी कि जापान ने सबसे पहले एआई के ऊपर कार्य करना चालू किया था। कब किया था वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, 1981 में जापान में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर कदम बढ़ाए और 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। एक बेसिक लेवल पर, एक छोटे लेवल पर यहाँ पर जापान ने काम करना शुरू कर दिया 1981 में। हाँ, वही जापान छोटी छोटी आंखों वाले, ठीक है ना, बहुत तेज होते हैं भाई। ठीक है, उन्होंने एआई में सबसे पहले काम करना चालू कर दिया मशीनों के ऊपर। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो विकसित होती है तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है जापानियों के पास में। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। VLIC की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म देखिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए फुल फॉर्म अति महत्वपूर्ण है। फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है और परीक्षाओं में कई बार फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न आते भी हैं। तो एआई से फुल फॉर्म कैसे पूछी जाएंगी वो हम आपको बताते हैं। तो VLIC की फुल फॉर्म क्या है, आइए देखते हैं ऑप्शन, फिर आपको आंसर बताते हैं।
चलिए ऑप्शन की बात करते हैं तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस, ऑप्शन बी है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस, या फिर ऑप्शन सी है वेरियस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर ऑप्शन डी है वेरियस लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्विस। क्या होगा सही आंसर, आइए देखते हैं। सही आंसर इसका ए यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये फुल फॉर्म होता है VLIC का। अब आप कहेंगे सर VLIC है क्या आखिर, तो आइए आपको बताते हैं VLIC के बारे में कुछ जानकारी। देखिए 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाले उन्नत तकनीकी के VLIC का विकास किया था। अब ये VLIC जो है ना वो एक तरह की IC चिप्स होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती है। अब वो छोटी छोटी चिप्स जो ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं जिनको फिट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कार्य किया जाता है उसको VLIC कहते हैं। VLIC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि VLIC क्या होता है। एक तरह का IC चिप्स होती है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15, किस कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हरा दिया था? ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जिसने गैरी कास्परोव को हरा दिया था शतरंज में, यानी चेस मास्टर हुआ करते थे, उस समय के विश्व विजेता हुआ करते थे। ऑप्शन है सी ब्लू, ऑप्शन बी है डीप ब्लू, ऑप्शन सी है परम, या फिर ऑप्शन डी है एन्याक। तो किस एक कंप्यूटर ने गैरी कास्परोव को हरा दिया था, आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है बी यानी कि डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर ने गैरी कास्परोव को हरा दिया था। कब हराया था, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए 1997 में डीप ब्लू जो कि IBM कंपनी द्वारा बनाया गया एक शतरंज कंप्यूटर था जिसने तत्कालीन शतरंज के विजेता गैरी कास्परोव को 6 शतों में ही हरा दिया था। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये प्रश्न आप हमें क्यों बता रहे हैं। देखिए ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर के अंदर AI फिट की जाने लगी, धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अंदर भी फिट की जाने लगी। आप समझना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाने लगी। तो ये बेसिक था, स्टार्टिंग थी, जिसने क्या किया था 1997 में गैरी कास्परोव को हरा दिया था। तब लोगों के समझ में आया हाँ मशीनें भी अपने हिसाब से सोच और समझ सकती हैं अगर उनको विकसित किया जाए तो, ठीक है। फिर इसके ऊपर जो है तेजी से कार्य होने लगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है और आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, स्टार लगा लीजिएगा इस पे। ऑप्शन है 2014, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2007 और ऑप्शन डी है 2008। तो गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना कब की गई थी, आइए देखते हैं। इसका पुराना नाम कुछ और हुआ कर सकता, बाद में गूगल ने इसको खरीद लिया और पूरा नाम गूगल डीप माइंड हो गया। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। सही आंसर ए यानी कि 2014 में गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं। देखिए डीप माइंड जो एक ब्रिटिश कंपनी थी जिसे 2010 में स्थापित किया गया था। तो बेसिक समझ रहे हैं, डीप माइंड नाम की एक कंपनी थी जिसे 2010 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय लंदन में है, किसका, डीप माइंड का। और वर्ष 2014 में अमेरिकी कंपनी गूगल ने इसे खरीद लिया और इसका पूरा नाम गूगल डीप माइंड कर दिया गया। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रश्न के आगे लिखा होगा गूगल डीप माइंड की स्थापना कब की गई थी। तो गूगल डीप माइंड की स्थापना 2014 में की गई थी जब गूगल ने डीप माइंड कंपनी को खरीद लिया। अब देखिए गूगल कहाँ की कंपनी है, तो गूगल आपकी अमेरिका की कंपनी है। सर डीप माइंड कहाँ की कंपनी है, तो डीप माइंड ब्रिटेन की कंपनी थी, ठीक है। डीप माइंड कब बनी थी सर, तो 2010 में डीप माइंड बनी थी, ठीक है। सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, सभी आयामों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है और दिमाग में अभी बिठाते चलिए, समय बहुत कम बचा है, ठीक है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस। आपने तैयारी तो कर ही ली होगी, कहीं ना कहीं से आपने AI भी पढ़ ली होगी, ठीक है, रोबोटिक्स भी कहीं ना कहीं से पढ़ ली होगी, यूनिट 9 कंप्लीट भी कर ली होगी। लेकिन अब आपके यहाँ पर परीक्षा आने वाली है तो आपकी तैयारी कितनी परफेक्ट है वो आपको देखना है। सरल प्रश्नों को देखिए, हम फिर बार बार कह रहे हैं, सरल प्रश्नों को हर कोई सॉल्व कर लेगा, लेकिन प्रश्न कॉम्पिटिशन कहाँ पर क्रिएट होगा, वो ऐसे प्रश्नों में कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा पता है, वो जो ऑप्शनल प्रश्न बनते हैं ना, ऑप्शन A और B दोनों सही है, ऑप्शन C और D दोनों सही है, इनमें से कोई सही नहीं है, वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इसको पूरी डीपली नॉलेज होगा। आपको आपसे प्रश्न पूछा जाएगा डीप माइंड को 2010 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन B आपको दिया जाएगा इसका मुख्यालय लंदन में है, ऑप्शन C आपसे बोला जाएगा 2015 में अमेरिकी कंपनी गूगल ने इसे खरीद लिया। अब बताइए इनमें से कौन सा गलत है। ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो अगर आप डीपली अगर आपको नॉलेज होगी तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है कि आपको डीप से डीप नॉलेज दी जाए, ठीक है।
और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो भाई एक लाइक करने में क्या जाता है। लाइक आप लोग बहुत कम करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। भाई किसके आधार पर हम मेहनत करें, आपसे कुछ ले तो रहे नहीं हम, बस एक लाइक की उम्मीद करते हैं, एक कमेंट की उम्मीद करते हैं, वो भी आप लोग नहीं करते हो यार। बड़ा कभी कभी दुख होता है यार। चलिए आगे चलते हैं। खैर ये देखिए प्रश्न नंबर 17, यूरोपीय संघ के पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का नाम क्या था। अब यहाँ पर यूरोपीय संघ का यूज किया जा रहा है, तो यूरोपीय संघ ने अपने पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का क्या नाम रखा था। ऑप्शन ए है एलवी, ऑप्शन बी है स्प्रिट, ऑप्शन सी है सीरी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी एस्प्रिट नाम का जो है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया यूरोपीय संघ के द्वारा। अब देखिए छोटी छोटी आंखों वाले जापान ने तो भाई अपना काम कर दिया भाई, ठीक है, अब उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब यूरोपीय संघ के ऊपर भी बात आ गई कि आप भी तो कुछ कीजिए। तब उन्होंने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधारित कार्यक्रम स्थापित किया और उस कार्यक्रम का नाम था एस्प्रिट। ठीक है, चलिए बाकी आपको बता दें यूरोपीय संघ में वर्तमान में 28 सदस्य देश हैं। इधर उधर होते रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं, कोई छोड़कर भी निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि पूरी स्वतंत्रता है वहाँ पर तो, ठीक है। बाकी इस संघ के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम का नाम स्पिरिट है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। शेयर भी कर दिया कीजिए भाई, भले ही हमारा चैनल छोटा है लेकिन जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो यूनिक चीज़ें मिल रही हैं, तो इसको शेयर करके बड़ा बनाना आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, एप्पल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम पर आधारित वॉइस असिस्टेंट का नाम क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है गूगल असिस्टेंट, आइए और देखते हैं। ऑप्शन बी है सीरी, ऑप्शन सी है एलेक्सा, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए सही आंसर देखते हैं कि सही आंसर इसका क्या होगा। कंपनी को नाम याद रखिए, कंपनी का नाम है एप्पल। चलिए देखिए सही आंसर है बी, यानी कि 4 अक्टूबर सीरी नाम का जो आपका प्रोग्राम है, एआई प्रोग्राम है, वो किसका है, एप्पल का है, ठीक है। 4 अक्टूबर 2011 को एप्पल कंपनी ने सीरी आर्टिफिशियल बेस्ट वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट का आविष्कार किया। सर ये वॉइस असिस्टेंट क्या होता है, तो वॉइस असिस्टेंट आप जान रहे हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल चर्चा में बना हुआ एलेक्सा, तो एलेक्सा अब मतलब कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कोई चीज़ पूछना है, एलेक्सा मुझे बताओ कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो तुरंत बता देती है। तो पहला जो है वॉइस वाला असिस्टेंट का जो एप्पल का वॉइस असिस्टेंट प्रोग्राम है वो कौन सा है, तो सीरी जो है वो एप्पल का वॉइस असिस्टेंट प्रोग्राम है। आपसे डेट जरूर पूछी जा सकती है, तो 4 अक्टूबर 2011 को एप्पल ने जो है सीरी को बनाया था। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, एलेक्सा किस कंपनी का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। देखिए एलेक्सा का प्रश्न आ गया, और एलेक्सा का प्रश्न जरूर आएगा क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। 2019 के बाद तो और भी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, इस वजह से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है अमेजॉन। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि एलेक्सा जो है वो अमेजन कंपनी का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए एलेक्सा अमेजन का आर्टिफिशियल बेस्ट वॉइस असिस्टेंट है, जिसका आविष्कार 2014 में किया गया। तो ये भी आपको याद रखना, एलेक्सा दुनिया में कब आई, तो भाई 2014 में एलेक्सा आई। हमारे बहुत से ऐसे मित्र जो एलेक्सा से ही बात करते रहते हैं, एलेक्सा से ही पूछते हैं एलेक्सा मेरी शादी कब होगी, एलेक्सा ये क्या हो गया, एलेक्सा मैं बहुत दुखी हूँ, और वो जवाब भी देती है, ऐसा भी है, ठीक है ना, वो जवाब भी देती है। मतलब लोग कहीं भी घूमें, इतना समय है लोगों के पास में बर्बाद करने के लिए। भाई पेपर आ गया, पढ़ लो मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सीबीएसई किस कंपनी के साथ मिलकर छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण करंट का टॉपिक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन है इंटेल, ऑप्शन बी है रेलटेल, ऑप्शन सी है IBM, और ऑप्शन डी है विप्रो। तो किस कंपनी के साथ मिलकर के सीबीएसई ने समझौता किया है कि हम जो भारतीय स्टूडेंट हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी देंगे। आइए देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी इंटेल कंपनी के साथ में यहाँ पर समझौता किया है सीबीएसई ने। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए सीबीएसई ने 11th क्लास के बच्चों को आर्टिफिशियल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए इंटेल कंपनी के साथ समझौता किया है। तो सीबीएसई क्या कर रही है, 11वीं के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित शिक्षा प्रदान कर रही है। तो भाई केवीएस क्यों पीछे रहे, तो केवीएस ने भी अपने कदम बढ़ा दिए, और केवीएस ने कक्षा 8 से ही चालू कर दी। लो भाई पार ही कर दिया। केवीएस ने 8th क्लास के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो केवीएस कक्षा 8 के बच्चों को सिखाएगा, और जो आपका सीबीएसई है वो कक्षा 11 के बच्चों को सिखाएगा। पूरी व्यवस्था कौन करवाएगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं, कौन उपलब्ध कराएगा, तो इंटेल कंपनी उपलब्ध कराएगी, ठीक है। आइए देखते हैं।
तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बताई। 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, डिटेल में हमने आपको जानकारी दी, चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। यूनिट 9 का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल छपेंगे ही छपेंगे, ठीक है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बाकी लोगों के पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग सरल सरल प्रश्नों को कर रहे हैं और बढ़िया अपना एकदम खुश से हो रहे हैं कि भाई अपन तो एआई अपना क्लियर हो गया और रोबोटिक्स अपना क्लियर हो गया, क्योंकि सिंपल सिंपल प्रश्नों को कर ले रहे हैं। और जब कठिन प्रश्न आएंगे तब क्या करोगे मेरे भाइयों? उसके लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। सरल प्रश्न आपको इसमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन क्रिएट नहीं हो पाएगा वहाँ पर। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहेंगे, तो उन प्रश्नों से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो कंपटीशन क्रिएट करने वाले हैं, जो वास्तव में एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बिल जरूर दबा लीजिए। नोटिफिकेशन बिल दबाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तुरंत उस वीडियो को देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, सर्च करने वाली भी दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। तो नोटिफिकेशन बिल जरूर दबा लीजिएगा। शाम को 4 बजे आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम आपके लिए लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में या वन लाइनर टाइप में, और एक एक प्रश्न के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अप्रैल 2021 की जो लेटेस्ट प्रतियोगिता दर्पण है, जिसका एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, उसके आगे का वीडियो आज शाम को 4 बजे अपलोड हो जाएगा, तो जरूर देखिएगा। अगर आप बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर कोई कहता है प्रतियोगिता दर्पण को जरूर फॉलो करो, और उसमें भी सार संग्रह को तो पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।